देखो तो क्वेश्चन नंबर 11, ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, ठीक है, एक 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कहाँ पर लगाया जा रहा है? यहाँ पर इस डायरेक्शन में। कितना वैल्यू है इसका? 40 न्यूटन। एक और पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट बी है, एट द एंड ऑफ एन एल शेप ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, किस शेप का है? एल शेप का है ना, यहाँ से इस टाइप से। यहाँ पर इसका मतलब कील लगा हुआ है। द एंगल थीटा डेट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट, बोल रहा है कि मोमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। थीटा का वैल्यू क्या रखे ना, कि मोमेंट मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम मोमेंट होने के लिए कंडीशन होता है, जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है ना, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये जो एंगल है ना, टोटल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री होता है ना, तो तुम्हारा इस केस में क्या हो जाएगा, मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब ए 90 डिग्री होगा और ए वाला थीटा है, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये दोनों मिला के फिर 90 होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे तो 180 डिग्री का कोण बनता है ना। तो ए वाला 90 डिग्री माइनस थीटा करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ो तो 90 डिग्री हो गया और 90 180 हो गया ना पूरा टोटल। ए 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब इस एंगल को अगर निकालना चाहेंगे, ए वाला कितना हो जाएगा? फिर ये 90 डिग्री है ना, ए वाला फिर से थीटा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके देखो, थीटा थीटा कैंसिल, ये दोनों मिला के 90 डिग्री और 90 180। एक ट्रायंगल में 180 डिग्री एंगल होना चाहिए, 180 डिग्री हो जा रहा है। अब यहाँ से इस ट्रायंगल को लेकर के अगर इसको बेस मान लेते हैं, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस ना। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? एक 2 परपेंडिकुलर हो गया और बेस कितना हो गया? 4, मतलब कि 1/2। tan थीटा बराबर 1/2। सी आंसर हो गया ना। ये वाला क्वेश्चन सिंपल था एकदम, ठीक है। सिर्फ कंडीशन एक रख देना था कि ये जो मोमेंट है ना, मोमेंट टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रहता है, मतलब 90 डिग्री पे लेते हो, तो टॉर्क भी मैक्सिमम होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इन ए फिजिकल बैलेंस वर्किंग ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट्स का प्रिंसिपल, ये भी मोमेंट से ही क्वेश्चन लिया गया है। When 5 mg weight is placed on left pan, एक बैलेंस इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। एक तरफ इधर पैन लगा हुआ है और एक पैन इधर लगा हुआ है, जिसमें सामान रख करके हम लोग वेट करेंगे ना, इस टाइप से लगा हुआ है। प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन, बोल रहा है कि 5 mg वेट, 5 mg वेट एक्स्ट्रा वेट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, 5 mg। मतलब कि अगर ओवरऑल फोर्स देखोगे ना, फोर्स तो दोनों तरफ लग रहा है, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगेगा तो बैलेंस होगा, है ना। अगर हम लोग देखेंगे ना, तो इधर वाला फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको हम लोग F1 एज्यूम कर ले और इसको F2 एज्यूम कर ले, तो इन दोनों का वेट तो इक्वल रखा गया है, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 mg जब एक्स्ट्रा रख दिया ना, तो F1 हम लोग का ज़्यादा हो गया कंपेयर टू F2। बैलेंस होने के लिए अगर ये डिस्टेंस हम लोग D1 एज्यूम कर लेते हैं और ए वाला D2 एज्यूम कर लेते हैं, तो बैलेंस होने के लिए F1 इंटू D1 बराबर होना चाहिए F2 इंटू D2 के, ठीक है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर तो क्लियर है कि ए वाला एक्स्ट्रा हो गया, ए वाला ज़्यादा हो गया, F1 ज़्यादा हो गया, है ना। इधर जब F1 ज़्यादा हो गया तो बैलेंस होने के लिए इसको इधर किसको ज़्यादा होना होगा? D2 को ज़्यादा होना होगा, तब ना बैलेंस होगा। इन दोनों को बैलेंस करना है, इसमें अगर ए वाला ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें फिर इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक, अब ए ज़्यादा है और इधर से ए भी ज़्यादा ही कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या फिर ऐसे समझो कि अगर इधर ए ज़्यादा है ना, तो इसको कम करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों बैलेंस होगा। कुल मिला के हम लोग का D1 जो होगा ना, क्या रखना पड़ेगा? लेस देन D2। अगर हम लोग का F1 ग्रेटर देन F2 है, तो D1 क्या रखना होगा? लेस देन D2। मतलब ये वेट उस तरफ ही लगाना होगा ना जिधर का साइज छोटा है, तब जाकर के बैलेंस होगा। तो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लेफ्ट आर्म इज लॉन्गर देन द राइट आर्म। लेफ्ट आर्म क्या है? लेफ्ट आर्म लॉन्गर है, लेफ्ट आर्म शॉर्टर है, D1 छोटा हो जा रहा है ना। वैसा ऑप्शन खोजो जिसमें लेफ्ट आर्म छोटा दिया हुआ है, सी वाला दिया हुआ है, लेफ्ट आर्म इज शॉर्टर देन राइट आर्म। क्लियर है ना? इसका आंसर कौन सा हो गया? सी। 12 का हम लोग आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन फिगर सोन एबीसी यूनिफॉर्म वायर। ये जो वायर है ना, ये सारा का सारा क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि
सबका जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे ना वेट एक समान तरीके से बढ़ता जाएगा, है ना। इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वायर लाई वर्टिकली बिलो पॉइंट ए, बोल रहा है कि ए के जस्ट नीचे इसका सेंटर ऑफ मास कर रहा है, मतलब पूरा ओवरऑल वायर हम लोग ले लेना, तो सारा वायर का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द वायर लाई वर्टिकली बिलो पॉइंट ए, इसके जस्ट नीचे पड़ रहा है। इसके जस्ट नीचे कहाँ पर पड़ रहा है, हो सकता है यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कहीं पर भी होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर ये, तो इसका एक्स एक्सिस जो होगा ना, कितना हो जाएगा, ए कॉस 60 डिग्री। ए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका लेंथ ले लो L1, इसका लेंथ ले लो L2, तो ए हो जाएगा L cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, तो ए हो जाएगा L1/2 ना। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट से हम लोग को मतलब है नहीं कुछ, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा, अगर मान लो यहाँ सेंटर ऑफ मास पड़ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट कुछ उसका भी वैल्यू होगा। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, बीसी का, बीसी के बीचों बीच हो जाएगा, बीसी के बीचों बीच यहाँ पर। तो इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे L2/2 और वाई कोऑर्डिनेट 0, ठीक है ना। ये वाला ओरिजिन मान करके चल रहे हैं, 0 0 है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट किसका किसका निकल गया, L1 का इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया और ओवरऑल के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया। अभी तक हम लोग L1 के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं निकाले हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में पड़ेगा L1 का, तो बीच वाला हिस्सा इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, L1 cos 60 तो इतना दूर आएगा ना, इसका आधा कर देते हैं। L1 cos 60 L1/2 था, उसका आधा करेंगे तो L1/4 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, L1/4। सबका एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है। मतलब हम लोग क्या क्या निकाल लिए, L1 का सेंटर ऑफ मास जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया L1/4, उसके बाद L2 का सेंटर ऑफ मास निकाले, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया L2/2, उसके बाद ओवरऑल का L1 + L2 दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाले, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया L1/2, है ना। ये पूरा हिसाब किताब है। अभी हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि टोटल जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, सारे के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो एक्स CM = M1, यहाँ पर तो मास ही नहीं, मास के जगह पर लेंथ ही ले लेंगे, कहीं लेंथ लेते हैं, कहीं एरिया लेते हैं, कहीं वॉल्यूम लेते हैं, क्योंकि ये सारा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, यहाँ पर अगर L1 लेंथ दिया है तो L1 इंटू इसका एक सेंटर मास L1 R1 प्लस L2 R2 बटा L1 + L2, ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग ओवरऑल सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो एक सेंटर ऑफ मास हम लोग का देखो ओवरऑल जो है ऑलरेडी दिया हुआ है L1/2, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे L1/2 = L1 इंटू R1 का वैल्यू हम लोग का कितना है L1/4 प्लस L2 का वैल्यू कितना है L2 इंटू L2/2 डिवाइडेड बाई L1 + L2, बस नहीं, इतना ही कुछ करना है, L1 + L2। ये हो जाएगा L1/4 L1² L1 + L2 और प्लस ये हो जाएगा L2² L1 + L2। ये हम लोग का इक्वेशन आ गया, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना होगा, ऊपर वाला सब मिटा दे। हम लोग का जो इक्वेशन आया है वो आया है L1/2 = यहाँ से L1² / 4 L1 + L2 और प्लस L2² डिवाइडेड बाई 2 L1 + L2। ये इक्वेशन आया है, ठीक है। और निकालना क्या है, BC/AB। इसको हम लोग L1 AB को L1 माने थे ना, BC/AB मतलब कि BC को हम लोग क्या माने थे L2 और AB को माने थे L1, ठीक है। इसको अगर x एज्यूम कर ले तो यही x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं ना कि 4 L1 + L2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 4L1 प्लस L2 इंटू L1 डिवाइडेड बाई 2 ना, और ये हो जाएगा L1 स्क्वायर, और ये वाला 2L2 स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करें 2L2 स्क्वायर। ये आ गया हम लोग का इक्वेशन। ये 2 इधर लाने का जरूरत था, 4 नहीं, ये कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला करके आ रहा है जो इक्वेशन वो आ रहा है 2L1 स्क्वायर प्लस 2L1 L2। कहाँ पर, जैसे 4L1 प्लस L2 से सब में मल्टीप्लाई किए, ठीक है, ये वाला चीज़ से, ताकि नीचे वाला जो टर्म है ना सब में से कैंसिल हो जाए। हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि इसका एलसीएम ले लेते। L1 स्क्वायर कहाँ पर लिखे, ए वाला, हाँ हाँ वही, मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर भी ये पूरा टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4L1 प्लस L2 होगा, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा और ये कट करके 2 आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर 2L2 स्क्वायर लिख दिए थे। ठीक है, अब उसके बाद इधर से तो आ गया 2, मल्टीप्लाई किए 2L1 से, तो 2L1 स्क्वायर और 2L1 L2, फिर इसको भी उस तरफ लेके चले गए, तो ये इक्वेशन आ गया। ये कितना आ जाएगा, 2L1 में से 1 L1 गया तो L1 स्क्वायर प्लस 2L1 L2 ना, और माइनस 2L2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ रहा है ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, L2 बाई L1 को x से जूम कर लिए, तो L2 बराबर कितना हो जाएगा, XL1 ना, तो XL1 X1 का ही हम लोग को वैल्यू निकालना है, L1 को वैसे ही छोड़ देते हैं, L1 स्क्वायर प्लस 2L1 इंटू L2 की जगह पर XL1 माइनस L2 स्क्वायर की जगह पर 2 इंटू L2 की जगह पर क्या, x स्क्वायर L1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भाई कितना आ जाएगा, L1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्या, L1 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस L1 स्क्वायर कॉमन ले ली 2x ना, और माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या कुल मिलाकर के अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 4 माइनस 4ac बाई 2a ना, क्लियर है सारा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस 12 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2√3, 2√3 बाई 4, मतलब कि 1 प्लस माइनस √3/2। हेलो, अच्छा ऊपर आ गए हैं क्या, अच्छा सेकंड फ्लोर पर आइए। अब देखो यहाँ से इसको माइनस वाला साइन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, निगेटिव हम लोग को लेना नहीं है, तो 1 प्लस √3/2 कर दो, 1 प्लस √3/2, तो 1 प्लस 1.73 ना बाई 2, मतलब कि 2.73/2, और इसका कितना आ जाएगा 1.35 कुछ ऐसा, 1.37, तो सी आंसर हो जाएगा ना, इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।